पढ़ते हैं। हमारा लेसन है प्रेशर। आज जानेंगे हम प्रेशर का डेफिनेशन, इसके टाइप और इसका इम्पैक्ट हमारे डेली लाइफ में। क्या होता है प्रेशर? एक्चुअली यह तब जनरेट होता है जब हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी खास यूनिट एरिया पे, ठीक है। तब हम कहते हैं कि हम वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, और वो जो फोर्स लग रहा होता है उस यूनिट एरिया पे, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो इसलिए हम जब बात करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन की, तो हमें एक चीज़ याद आता है, वो याद आता है थ्रस्ट। क्या होता है वो थ्रस्ट? कोई जानता है? हाँ, थ्रस्ट क्या होता है? यह एक फोर्स है। थ्रस्ट क्या है? ये एक फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है किसी भी सरफेस पे। क्या लगता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी सरफेस पे, और ये डिपेंडेंट नहीं है किसी एरिया पे कहाँ लगना है नहीं लगना है। किसी भी सरफेस पे जब भी लगेगा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, तो हम क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर फोर्स जो भी लग रहा होता है वो सारे परपेंडिकुलर फोर्स क्या होंगे? थ्रस्ट होंगे, ठीक है। तो जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर को डिफाइन करने में एक सुविधा हो जाती है हमें। वो इस तरह से हो जाती है कि हम बोलते हैं प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। क्या बोल देते हैं? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये भी सही है, ठीक है। या फिर हम आसानी से थोड़ा और आसान लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन याद रखना ये फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तब हम क्या बोल देंगे कि वहाँ पे फोर्स लग रहा है। अगर तुम्हें ये डिनोट करना हो कि प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं, तो जनरली पी से, हम जैसे फोर्स को एफ से डिनोट कर देते हैं ना, उसी तरह प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो प्रेशर का तो क्या लिखेंगे? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, लिख सकते हैं। तो फोर्स को अगर कैपिटल एफ से डिनोट किया तो एरिया को ए से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रेशर को डिफाइन कर देते हैं। अगर कोई पूछे तुम्हें कि ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर का, तो क्या बोलोगे? बहुत आसान है, यहीं से निकल जाएगा तुम्हें ऐसा यूनिट। देखो, ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट तुम्हें पता है क्या होता है? हाँ सही बोल रहा है, न्यूटन। न्यूटन होता है, ठीक है। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ गलती बोला मैंने? हाँ, यहाँ माइनस साइन लगाना है, समझ रहे हो? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट थे पास्कल, जिन्होंने इस पे काफ़ी रिसर्च की। इसलिए हम क्या करते हैं, एक सिंबल यूज़ करते हैं, और इस यूनिट के लिए, इस खास यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं। और वो सिंबल क्या है? पास्कल, पी ए। या फिर इसको सिर्फ हम ये भी बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल, ठीक है। मतलब एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर बोले ना, तो वो पास्कल के बारे में बात कर रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक पास्कल होता क्या है। तो चलो तुमसे अगर मैं पूछ लूँ एक पास्कल क्या होता है बता दो, तो क्या बोलोगे तुम? एक पास्कल एक ऐसा प्रेशर है जो कि 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाए या 1 न्यूटन थ्रस्ट लगाया जाए 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया पे, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया पे अगर हम क्या करें, 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वो 1 पास्कल के बराबर हो जाएगा। तुम देख लो, 1 न्यूटन अगर तुम लगा रहे हो 1 मीटर स्क्वायर पे, आंसर क्या आ रहा है? 1 पास्कल है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके भी से भी समझ सकते थे, फोर्स थ्रस्ट के थ्रू, मतलब कि एक एक यूनिट फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन को बोल देते उस वहाँ पे। खैर, यहाँ तक हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई कि फोर्स की सॉरी प्रेशर क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है उसका, और उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं पास्कल से। और वो जो पास्कल से जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, अगर हम बोल दें 1 पास्कल के बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए किसी भी सरफेस पे। 1 न्यूटन का फोर्स अगर लगा दे रहे हैं हम, ठीक है, परपेंडिकुलरली, और ये सरफेस का एरिया जो है वो एरिया कितना है?
1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे टोटल प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 1 पास्कल के बराबर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे बढ़े। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम प्रेशर को मापते हैं। ठीक है, ये सॉरी कैसे फैक्टर जो है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। माप तो हमने लिया ही, पास्कल में माप लिया ना। तो उसी तरह अगर तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना होता तो तुम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की वजह से लगता है हमारे ऊपर। ठीक है, अभी ये एटमॉस्फेयर क्या है, मान लो ये अर्थ है हमारा। ठीक है, इस अर्थ के चारों ओर ना एयर का एक बंडल लगा हुआ है। ये क्या है ना, एयर लेयर लगा हुआ है इसके चारों तरफ। अगर तुम मान लो यहाँ पे खड़े हो तो तुम्हारे चारों तरफ ना एयर लगे हुए हैं। ठीक है, और इसी एयर का ना हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर एक प्रेशर है। इस प्रेशर को अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो ये हमेशा कंटिन्यूअसली चारों ओर से डायरेक्शन से लगा रहता है हमारे ऊपर। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे मान लो कि कोई इंसान ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए स्पेस सूट में जाते समय वो स्पेस में जाते समय स्पेस सूट पहनते हैं। ये सारी बातें पता होगी। कोई इंसान अगर मान लो स्पेस में जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेशर बहुत कम होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है ये इस प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, और ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये ब्लड रप्चर हो जाएगा और ब्लड बाहर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डेली यूज़ में प्रेशर का। खैर अभी हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ये क्या होता है, ये एक्चुअली हम डिनोट करते हैं ATM से। ठीक है, जनरली एक्सप्रेस्ड इन ATM। और ये अगर हम नापें तो हमें ये पता चलता है, ये 760 mm बोल दो या 760 सेंटीमीटर बोल दो ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, मतलब इसमें इतनी ताकत होती है कि ये जो एक मान लो ये कॉलम बनाया मैंने, जस्ट इमेजिन फॉर समझाने के लिए, एक कॉलम बनाया और उसमें मैंने मरकरी डाल दिया। ठीक है, ये यहाँ पे इसमें मरकरी लगा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है, मतलब लिक्विड, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है ना, Hg। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ स्केल बना दिए। अब ये जो स्केल थे और इस पे जो प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से ये जो Hg जो है ये राइज करेगा कितना दूर तक, 760 सेंटीमीटर तक। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर के वजह से, मान लो इधर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहे हो तो ये मान लो ये लिक्विड यहाँ पे पूरा भरा हुआ है तो ये 76 सेंटीमीटर पे लगेगा। मान लो कोई अपने मन से ज़्यादा प्रेशर लगा दे तो हो सकता है कि ये प्रेशर यहाँ तक चला जाता है। हमने बस यूनिट डिसाइड कर लिया कि 76 सेंटीमीटर अगर कहीं लगे तो हम उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नापते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें और देखते हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रेशर को। तो मैं अगर टॉपिक लिखूं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर, तो क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला आंसर हो जाएगा सरफेस एरिया, है ना, सबसे आसान है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया घटा बढ़ा दिया तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? अरे भाई फोर्स अपॉन एरिया ही तो है प्रेशर। तो यहाँ देखो, अगर प्रेशर जो है यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना इसके एरिया के। अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। और फोर्स के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो फोर्स अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो खैर ये तो छोटी सी चीज़ है, आगे देखते हैं। पहला पॉइंट हमें ये समझ में आ गया कि फैक्टर्स जो प्रेशर को अफेक्ट करते हैं वो सरफेस एरिया है। दूसरा पॉइंट क्या है, थ्रस्ट या फोर्स, जो बोल दो तुम। ठीक है, बस याद रखना कि परपेंडिकुलर होना चाहिए वो सरफेस एरिया पे। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम अच्छा समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक किल ले लेते हैं, ठीक है, एक किल ले लिया हमने। किल कैसा होता है, हेड पे थोड़ा सा सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, और टेल पॉइंट पे क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत कम। तो जब इस किल को मान लो किसी वॉल में या किसी वुडन प्लैंक में हैमर से हम पुश कर रहे होते हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं मान लो, तो एक्चुअली ये पॉइंट जो है तुम्हारा, ये पॉइंट इस ब्लॉक में जाना है। तो अगर इसका सरफेस एरिया बहुत कम हो, क्या हो, इसका सरफेस एरिया बहुत कम होगा, तो ये बहुत आसानी से कम प्रेशर अप्लाई किए हुए घुस जाएगा इसके अंदर, ठीक है, मतलब कम परेशानी से, आसानी से घुस जाएगा, है ना। यानी कि ये सरफेस एरिया इतना कम हो गया कि ये ज़्यादा प्रेशर लगा पा रहा है इस वुडन प्लैंक पे। समझ रहे हो इस बात को। अगर यही सरफेस एरिया क्या होता, बहुत ज़्यादा होता, तो इस पे कम प्रेशर लगा पाता। कैसे, जैसे यही एग्जांपल को ऐसे उल्टा समझ के देखते हैं। मान लो ये वुडन प्लैंक था और ये तुम्हारा किल था, ठीक है, तुमने इस पे इधर से फोर्स तो लगाया, चलो इसको अंदर डालना है इसमें इसलिए, लेकिन चूंकि इसका सरफेस एरिया यहाँ पे क्या कर दिया तुमने, बढ़ा दिया। सरफेस एरिया क्या है, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो उतना ही फोर्स लगा रहे थे यहाँ पे तुम, 1 न्यूटन मान लो, 1 न्यूटन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा था, ये प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा था वो प्रेशर क्या था, बहुत कम, इसलिए ये इस डायरेक्शन में जा ही नहीं पाया, वुडन प्लैंक में घुस नहीं पाया। तो चूंकि जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो जो प्रेशर लग रहा होता है, अप्लाई हो रहा होता है, वो प्रेशर जो है बहुत कम हो जाता है, और इसलिए क्या होता है, ये किल अंदर चला जाता है अगर कम सरफेस एरिया, और नहीं जा पाता अगर हेड की तरफ से इसको पुश करते हैं। तो ये बात समझ में आई, यहाँ तक बात क्लियर है।